अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है साजिद तार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू My सो pleasure. मच। Thank you. Thank you. सर आज हम जरा भारत का जिक्र भी करेंगे, साथ पाकिस्तान का जिक्र भी करेंगे। जिस तरह से चर्चेस जलाए गए, तोड़फोड़ की, लोग खुले आसमान तले बैठे हैं, उनके पास रहने को जगह नहीं है, घर भी उनके जो है तोड़ दिए गए, जला दिए गए क्रिश्चियंस के, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसके कुछ मिनिस्टर्स वगैरह आ गए हैं और उस बारे में भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या लग रहा है आपको। साथ इन्होंने ये भी कहा इलेक्शंस जो है वो आगे बढ़ा दिए इन्होंने कहा अभी फॉरेन इलेक्शंस नहीं होंगे। देखिए आरजू, एक तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि मैं अपने शहर से बाहर गया था कोलंबस ओहायो में 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस पे। योम आज़ादी पे मुझे वहां पे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया। अब मैं कहते हुए शर्म आती है कि हम आजाद हैं या नहीं है, पाकिस्तान बनाया है या नहीं है। मैं खुद इस चीज पे कंफ्यूज हूँ, क्योंकि आजादी तो सिर्फ उन्हीं लोगों की है जो ब्रिटिश लोग एजेंट हैं, जो पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हैं। कुछ तो पैदा ब्रिटिश एजेंट होते हैं, कुछ सीएसएस करके ब्रिटिश एजेंट बन जाते हैं, और उनके मजे हैं। दूसरे दुनिया तो सारी, आप कहते हैं खुले आसमान के नीचे हमारे क्रिश्चियन बरादरी बैठी है, मुझे तो लग रहा 25 करोड़ लोग ही खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। आपके फ्लड आया था, उसका क्या हुआ था? पहले जलजला आया तो क्या हुआ था? कोविड आया तो क्या हुआ है? आपने हर चीज के अंदर करप्शन की है, बाहर से पैसा किया है, आपने करप्शन की है उसमें। मैं हमेशा आपको ये कहता हूं, कोविड से बच जाएंगे, हर आफत से बच जाएंगे, करप्शन से नहीं बच पाएंगे, करप्शन से नहीं बचेंगे। आपकी सोचें चेंज होने की जरूरत है। इस वक्त जो जड़ा वाले के अंदर जो कुछ हुआ है, ये बिल्कुल ना भूलिएगा कि दुनिया देख नहीं रही। आज सीएनएन ने कवर किया है, वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर खबरें हैं। जब भी आपके साथ डील की जाएगी तो ये खबरें सामने रख के की जाएगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की आप बात देखें, इकोनॉमी अगर किसी को नहीं पता तो सोचना चाहिए, मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मुल्क सोसाइटी सर्वाइव नहीं करती जब तक वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करने की सलाहियत ना रखती हो। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बेस पे इकोनॉमी चलती है, और ये जियो इकोनॉमिक्स का दौर है। 4 किया की डीलरशिप आपके वहां से वो भाग चुकी है, वो 4 उनके ऑपरेशन बंद हो चुके हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट मौजूद, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। इंपोर्ट करने के लिए डॉलर नहीं है आपके पास। तो आप अपने फ्यूचर का खुद ही अंदाजा लगा लें इससे। अब उसमें मैं ये बताना ये चाहूंगा, हालांकि मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, कंपैरिजन बनता भी नहीं आपका भारत के साथ। 15 अगस्त, क्योंकि मैं 14 अगस्त की वजह से मौजूद नहीं था यहाँ पे, मैं बल्कि इसी वजह से आपके साथ शो नहीं कर सका। और मैं मिस करता हूँ हमेशा आरजू, क्योंकि इस वजह से कि मेरे जो जितने सुनने वाले हैं, मैं I'm अटैच विद देम। मुझे प्यार है, मोहब्बत, और जितना वो प्यार करते हैं मुझसे, आप सोच नहीं सकते आरजू। मैं कोलंबस ओहायो में गया हूं, वहां पे 2-3 लोग मुझे भारत से, मेरे हिंदू भाई वहां मुझसे मिलने आए, सिर्फ इस वजह से कि वो आपका प्रोग्राम देखते। ये मेरे लिए ऑक्सीजन है, ये उसकी उसकी वजह, इतना प्यार करते हैं जिसकी हद नहीं। और मैं आपको पता ही, मैं भारत जाने वाला हूं, बल्कि जल्दी जाने वाला, सितंबर अक्टूबर में जाने वाला हूं। और उसमें मैं बात ये बल्कि करना चाहूंगा कि मैंने मोदी जी की स्पीच सुनी जो उन्होंने लाल किला से दी, रेड फोर्ट से। मैं हमेशा ये कंपैरिजन नहीं करता, बल्कि ये बताता हूँ, खास कर मेरे जो चंद अगर पाकिस्तानी भाई मुझे देखते हैं, कि इंडिया के मॉडल को खुदारा कॉपी करें, देखें उनकी तरफ। बल्कि मैंने पहले भी आप एक दफा कहा था कि मोदी जी जैसी लीडरशिप चाहिए, नेशनलिज्म चाहिए मोदी जी वाला। कौमें तरक्की करती है नेशनलिज्म की बेस पे। इस वक्त भारतीय नजाद लोग जो इस वक्त कनाडा में है, अमेरिका में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, जहां जहां है, वो पढ़ के वापस जा रहे हैं। उनको अब इंडियन इकोनॉमी सूट करती है। उसकी वजह यह है, जब वापस जाते हैं सेविंग ज्यादा होती है भारत के अंदर, अपॉर्चुनिटी, और यही कंपनियां वहां जा रही हैं, इनके पैकेजेस अच्छे हैं। फिर जो सहूलतें हैं, ड्राइवर है, कुक है, घर में काम करने, वो चीजें वेस्ट के अंदर मौजूद नहीं। तो इस वक्त भारतीय जो है वो वापस जा रहे हैं। और मैं प्रेडिक्ट करता था, बड़ा अरसा पहले ये मैं प्रेडिक्ट करता रहा हूं कि जाएंगे वापस। अब वहां से लोग आने की बजाय वापस जाएंगे। दूसरी एक चीज और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो एपेटाइट मौजूद है अमेरिका के अंदर, वो एपेटाइट कर रहे हैं कि भारत से टैलेंट यहाँ पे आए। अब पता नहीं भारत से टैलेंट यहाँ आता है या यहाँ से वापस जाता है। लेकिन मैं एक चीज आपके साथ मेंशन करना चाहूंगा, मैं अगले दिन एक आर्टिकल पढ़ा यहाँ पे, खासकर इस हवाले से कि मोदी जी ने अपने अमेरिका की ट्रिप के अंदर, जब वाशिंगटन डीसी में आए न्यूयॉर्क से,
तो उनका जो पहला स्टाफ था उसमें उन्होंने कहा था कि वी विल बिल्ड अ टनल ऑफ टैलेंट इन बिटवीन टू कंट्रीज, अमेरिका और भारत। उस टनल का आगाज हो चुका है। स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत के साथ मिलकर 20 भारतीय यूनिवर्सिटीज का उन्होंने पिक कर लिया है, जो अमेरिकन स्कूलों के साथ अपना कोलैबोरेशन करेंगे, और वहां पे जो स्टूडेंट होंगे वो 1 साल पहले ही अपना वीजा लेने की सलाहियत रखेंगे। I-20 की जो एक शर्त थी वो भी खत्म कर दी गई है। जो स्टूडेंट यहां आएगा वो 3 साल यहां रह के उसको इजाजत होगी, काम करेगा, वो मजीद लर्न करेगा। तो वो टैलेंट, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिलीवरी, बिल्कुल। दिस इज कॉल्ड द फॉलोइंग। टोनी बिल्किन साहब ने, एक बंदा यहाँ पे भारतीय निजाद है, मेरा ख्याल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, मैं भूल रहा हूँ, जो वहां से उनको पिक किया गया है, उनको इंचार्ज बनाया गया उस प्रोग्राम का। ही इज वर्किंग इन स्टेट डिपार्टमेंट जस्ट फॉर दिस टास्क कि हाउ टू बिल्ड द टनल ऑफ टैलेंट। मोदी जी ने यहाँ अपने स्पीच में कहा था कि हमारे पास यूथ है, अमेरिका के पास इंटेलेक्ट है, वी आर इंटरेस्टेड इन। लेकिन दूसरी, मैं जब कहता हूं अपने 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 मुल्क में लोगों को कहता हूं कि भारत की खबरें सुनो, मोदी जी के स्पीचेस सुनो, कॉपी करने की कोशिश करो, तो कहा जाता है कि आप भारतीय एजेंट हो, आप पाकिस्तान बैशिंग करते हो। हालांकि मैं समझता हूं कि जितना मुझे पाकिस्तान से प्यार है शायद ही किसी को, मैं उसको हमेशा मादरे मिल्लत कहता हूं। लेकिन अगर कहा जाए कि आप कुछ सीख ले, अमन की बात करें, आप सुकून की बात करें, इस्लाम को समझने की कोशिश करें। अब दूसरी बात आपने की है गिरजा, जो चर्च जला दिया जी सर, 5 जलाए, 1 2 नहीं, 5। आरजू, आपने शायद इस्लामिक लॉ को इतनी डिटेल से नहीं पढ़ा होगा जितना मैंने खुद पढ़ा है। क्या ये इस्लाम है? इस्लाम इजाजत देता है आपको? मैंने एक ट्वीट की थी कि अगर इस्लामिक जो आपकी फौज है, आर्मी इन द स्टेट ऑफ वॉर है, तो किसी इबादत गाह को जलाने का हक फिर भी नहीं है आपके पास, उसको नुकसान पहुंचाने का। और इस्लाम वो मजहब जिसका मतलब ही पीस है, अमन है, और सारा दिन सलाम करते हो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, और जालिमों उसका मतलब ही समझ लो यार, कि हर दूसरे इंसान को सलामती के लिए दुआ करते हो, फिर उन्हीं को जलाते हो आप। और मैं आरजू अल ऐलान कहता हूं, अगर आपका मजहब आपको तशद्दुद, नफरत और जुल्म सिखा रहा है, तो आपको किसी नए मजहब की जरूरत है। दुनिया में कोई मजहब जो है, कोई मजहब, इट इज नॉट पॉसिबल कि वो आपको हेटरेड टीच करे, नफरत सिखाए, जुल्म सिखाए, पॉसिबल ही नहीं। ये फंडामेंटल, मैंने बड़ी किताबें पढ़ रखी हैं मजहबों के ऊपर, हर मजहब के फंडामेंटल्स आर द सेम। हर मजहब आपको प्यार का मैसेज देता है, अमन का मैसेज देता है। आप उसको अपने कारोबारी जरूरतों के लिए उसको चेंज करते हैं, और उसमें आप इतना चले जाते हैं आगे कि आप दूसरे इंसान को जिंदा जला देते हैं। श्रीलंका का एक आपने इंसान जलाया था वजीराबाद के पास, सियालकोट के पास जी। मेरा उस दिन से अभी तक दिल खून के आंसू होता है, और आज आपने फिर वही काम किया। जब आप सिखों को मारते हैं पेशावर के अंदर, जब सिंध में आप हिंदुओं के ऊपर जुल्म करते हैं, इस्लाम इजाजत देता है आपको ये? कोई भी मजहब, इवन इन क्रिश्चियनिटी, कोई मजहब, जुदाइज्म, हिंदुइज्म, सिखिज्म, कोई भी प्रीच नहीं कर सकता आपको, आपको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, पॉसिबल। सर इन लोगों की हरकतों की वजह से अब लोग खुल्लम खुल्ला कहने लगे भारत में भी और बहुत सी जगह पे कि इस्लाम जो है वो पीस का मजहब नहीं है, इस्लाम जो है वो अमन नहीं सिखाता और दूसरे को मार देने को कहता है, किसी भी दूसरे रिलीजन को। यही अलमिया है, यही इस्लाम मुसलमानों का अलमिया है, और दुनिया का सेकंड बड़ा मजहब होके इस वक्त, और देख लें आप दुनिया में हर जगह पे हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं, देख लें आप, देख लें इस वक्त जितने क्राइसिस में मुसलमान है, मैं कहता हूं कोई और दूसरी कौम इस क्राइसिस का शिकार नहीं हो। आप देख लें फलस्तीनियों को देख लें, सीरिया को देख लें, इराक को देख लें, लिबिया को देख लें, आप अफगानिस्तान को देख लें। 60 साल के जो 65 साल के बच्चे हैं, 15 साल की बच्चियों के साथ शादियां कर रहे हैं इस्लाम की आड़ में। दूसरा कोई इस्लामिक काम नहीं करना, 4 शादियां कर लेनी, कोई और दूसरा इस्लामिक काम नहीं करना, कहना खाना हलाल है। मुझे अमेरिका के अंदर एक बंदे ने एक $1 बिलियन की बात की। आपको तो आप पाकिस्तान में बैठी हैं, आपको तो नहीं, यहाँ पे हर पाकिस्तानी हर जगह सारा दिन ये प्रीचिंग करता है, हलाल चाहिए, हलाल चाहिए, हलाल रोटी, हलाल मुर्गी, हलाल गोश्त। एक बंदे ने मुझे कहा, उसने कहा हराम की कमाई से
मुर्गी खरीदने से हलाल मुर्गी मिल सकती है? मेरे पास उसका जवाब नहीं। कमाई हराम की है, मुर्गी हलाल है, मुर्गी हलाल खानी है हराम की कमाई से। यही एक सबसे बड़े, हम समझ ही नहीं सके इस मजहब को। उसकी वजह यह है क्योंकि ये मजहब हमें या तो मार मार के मुसलमान बनाया गया है, यहाँ हमारे फॉरेन इन्वेडर्स हैं, या लालच दे के हमें मुसलमान किया गया है, और इसी वजह से हमने इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं की। हमने इसको उसी हद तक समझा है जितनी हमें जरूरत थी इसकी। जितनी हमें कारोबार के लिए इस्लाम की जरूरत थी हमने उतना समझ लिया। दुनिया में कोई मजहब आपको इजाजत नहीं देता किसी दूसरे का कत्ल करना, किसी दूसरे इंसान पे जुल्म करना। कोई मजहब प्रीच ही नहीं कर सकता। मैं मानता ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। सर अभी जो यहाँ पंजाब में पहले एक बच्ची के हाथ पांव तोड़ डाले थे उसके घर में जो मेट थी, और अब एक को जान से मार दिया उसका रेप करके, 9-10 साल की बच्ची। सर किस किस्म के लोग हो गए हैं, आरज़ू, अजीब जानवर रहते हैं यहाँ पे। इन्हीं हरकत की वजह से खुदा ने मुंह मोड़ लिया है आपसे। खुदा नाराज है आपसे, ना आपकी दुआएं सुन रहा है ना बद दुआएं सुन रहा है। मैं जब भी मुझे स्पिरिचुअल एपेटाइट की जरूरत होती है, मैं मक्का और मदीना जाता हूं, सऊदी अरेबिया, अपने स्पिरिचुअल क्लींजिंग के लिए, और वहां जाके सिर्फ एक चीज का दुख होता है, सबसे ज्यादा इबादत करने वाले पाकिस्तानी हैं, लेकिन खुदा ने मुंह मोड़ लिया आपके, ना दुआएं सुन रहा है ना बद दुआएं सुन रहा है। आप जिस तरीके से 25 करोड़ लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं आपके ब्रिटिश एजेंट, हर पाकिस्तानी उनके लिए बददुआ मांगता है लेकिन नहीं सुनी जा रही। वो अभी भी लूट के जा रहे हैं दुबई, वो अभी भी लूट के टोरंटो जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। आपकी किस्मतों के फैसले आज भी लंदन में हो रहे हैं, आपकी किस्मतों के फैसले आज भी दुबई में होते हैं। आज डिस्क्लोज हुआ है कि आपके नए केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए नवाज शरीफ साहब आखिरी वक्त तक लड़ते रहे हैं इसहाक डार साहब को वजीर आजम बनाया जाए। उनके पास, इसहाक डार साहब के पास कोई ऐसी एबिलिटी बता दें जो सिवाय इसके हो कि वो नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार। ये आपका पाकिस्तान है? किस तरह बच पाएंगे आप? किस तरह बचेंगे? लेकिन सर दुनिया में तो कहीं भी, सर दुनिया में कहीं भी केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं आती, पाकिस्तान में क्यों आती है? बता देता हूं आपकी ये कैबिनेट बनने से पहले मुतनाज़ा थी। ताबिश गौर साहब का नाम गूगल करें जरा आप। बाजवा साहब कतर लेकर गए थे उनको गैस के सौदे करने, वापस आके उन्होंने कहा था निकालो इस बंदे को। फिर उन्होंने ईरान से तेल मंगाया था, निकाला गया था। इमरान खान साहब की कैबिनेट करप्ट तरीन कैबिनेट थी, उसमें से भी निकाला गया था ताबिश गौर साहब को। आज फिर एनर्जी मिनिस्टर है। किस तरह बचेंगे आप? किस तरह बचेंगे आप ना मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं, ना पाकिस्तान बनने की कोशिश करते हैं। क्या कर, आप हैं क्या? मैं तो समझने से कासर हूं, मैं तो सोच समझने से कासर हूं। मादरे मिल्लत होता है मुल्क और उस कपड़े फाड़ रहे हैं 76 साल से उसके। किस तरह बचेंगे आप? मगर सर ये बनाते क्यों है केयर टेकर गवर्नमेंट? उसके बगैर काम क्यों नहीं चलता? भाई लूटने का तरीका कार है, और क्या? किसी और लूटेंगे अच्छे तरीके से। मुझे ये बताएं, बाप पार्टी के सारी 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 मिनिस्ट्री बाप पार्टी के पास है। बाप पार्टी कौन है? हर अंधे पाकिस्तानी को पता है कि बाप पार्टी क्या है। नहीं पता आपको? और इलेक्शन, मैं कह रहा हूं आपके हल मौजूद नहीं है। किसी पार्टी के पास लॉ एंड ऑर्डर का कोई रोड मैप है? इकोनॉमिक रोड मैप है? एस्टेब्लिशमेंट फौज के पास रोड मैप है इसका? पीटीआई को जब इन्होंने 9 मई के ऊपर इन्होंने जो ऑपरेशन किया है, उससे एक चीज वाजे होती है कि करना चाहे तो कर सकते हैं, करते क्यों नहीं? जिस तरीके से हर बच्चे को पकड़ा इन्होंने, कर सकते हैं। पाकिस्तान बचाने की ना सोच है, ना सलाहियत है, ना चाहते हैं, क्योंकि करप्शन है इनके अपने अपने रैंक्स के अंदर भी करप्शन है। यही एक वजह है, यही एक वजह। सब बलोचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने जो केयर टेकर गवर्नमेंट आनी है उसके उसमें अपना ही नाम दे दिया। मतलब किसी और का नाम दे, खुद का ही नाम लिख दिया उन्होंने। अब मैं कहता, यहाँ हमें अमेरिका में आके सारा कुछ सीखा, मैं तो सारी जिंदगी यही गुजारी। यहाँ पे कहा जाता है कि देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ एवरी टनल। आपकी टनल के आगे डेड एंड है, लाइट नहीं है, डेड एंड आ रहा है, डेड एंड। 4 तो टुकड़े हो चुके हैं आपके, 4 बदमाश 4 स्टेटें चला रहे हैं, 4 सूबे चला रहे हैं। इसके आगे टुकड़े मजीद पड़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स पे आ जाएंगे। सोमालिया में, दूसरे ममालिक के अंदर ये होता है, हर जिले का एक नया बदमाश होता है, जिसको ये कह देते हैं वॉरलॉर्ड। वो होता बदमाश है। अफगानिस्तान में भी इस तरह ही हुआ है, होता था पहले। वो हर डिस्ट्रिक्ट के बाहर सड़क के ऊपर अपने गुंडों को बिठा देता है टैक्स लेने के लिए। वो घरों में भी जाते हैं तो भत्ता लेते हैं, वहां से भी लोग मुझे ये बताएं, 8 लाख लोग डिग्रियां लेकर भागे हैं, कुछ 4 करोड़ पैदल भागे हैं यहां से हर साल, इस दोजक से भाग रहे हैं। वो आधे तो डूब जाते हैं टर्की के जाके समुद्र के अंदर, माओ के बच्चे। कोई किसी को शर्मो लिहाज नहीं है कि कहां जा रहे हैं हम,
किस डायरेक्शन पे है? कोई हम आरजू हम जब सेगमेंट करते हैं एक नई बात नहीं बताते, सारे 25 करोड़ लोगों को ये बातें पता है, लेकिन उनमें से बच्चा मां बच्चा पैदा क्यों नहीं कर रही? कोई पाकिस्तानी बच्चा क्यों नहीं पैदा हो रहा? कोई मुसलमान क्यों नहीं पैदा हो रहा वहां से? क्या वजह है? कोई जो कहे कि मैं मुसलमान हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं मरूंगा पाकिस्तान के लिए, मैं बचाऊंगा पाकिस्तान, क्या वजह है? हम फौज फौज कहते हैं, फौज सारे हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे कजन है, सारे हमारे रिश्तेदार हैं, पाकिस्तानी है, मुसलमान है। एजेंसियां कहां से आई हैं? को फ्रेंच है, जर्मन है, जिन्होंने 9 मई के बाद पाकिस्तान सारा उल्टा सीधा कर दिया, वो सारे पाकिस्तानी हैं। और बचाने के लिए क्यों नहीं करते पाकिस्तान को? रिश्वत को रोकने के लिए क्यों नहीं ये ऑपरेशन करते? ये क्या वजह है? क्या वजह है? क्योंकि सारा पैसा तो बाहर है ना सर, इनकी औलादें भी बाहर है, पैसा भी बाहर है, इनको क्या फिक्र है? नहीं, वो तो बात ठीक, लेकिन है तो पाकिस्तानी ना, है तो मुसलमान, ये कहने को तो है सारा कुछ, पाकिस्तानी पासपोर्ट। मैं तो ये कहता हूं खैर है तो ये ब्रिटिश एजेंट है। आजाद तो आप खैर आपने धोखा दिया है, आज भी धोखा दे रहे। पाकिस्तान तो आपने बनाया ही नहीं है, पाकिस्तान किस तरह बनाना था? ना आजादी है ना पाकिस्तान। आजादी तो आजादी सोच की आजादी होती है। वो ब्रिटिश गया है, अपने नौकरों को बैठा गया, कुछ को जमीनें दे गया है, कुछ को ये सीएसएस बना के दे के चला गया। एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा जब सीएसएस करता है, वो उस कमिश्नर हाउस में बैठता है जहां कभी लॉर्ड बैठते थे, जहां ब्रिटिश बैठते थे। वो पहले तो बदला लेता, कहते मेरे माँ बाप को इन्होंने गुर्बत से मारा है। फिर वो समझता मैं तो ब्रिटिश हूं, I'm ब्रिटिश। फिर आप 19वें ग्रेड में आता है, आप उसको गवर्नमेंट के खर्चे पे बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। वो सिर्फ एक खोखा लेके चला जाता है, अपनी बॉडी को दिल दिमाग यहां छोड़ जाता है। फिर वो जुल्म करता है। वो आपको देखता है, उसको डॉलर नजर आते हैं, आपको देखता है पाउंड नजर आते हैं। मार मार के फिर वो यहाँ निशानियां लगा जाता है लंदन, बच्चे यहाँ भेज देता है। फिर अब ये सिलसिला मुसलसल चल रहा है 76 साल से। कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात मैं नहीं बता रहा। आपका कैपिटल तो लंदन है सर। फिर एक बार फ्यूल प्राइस भी बढ़ा दी है, बिजली के बिल भी बढ़ा दिए, सब कुछ अब ये नई गवर्नमेंट ने आते ही दूसरा ही दिन। ये देखें गोरा भी कितना स्मार्ट है यार, खुदा की कसम। IMF वालों को 87 कैबिनेट मेंबर नजर नहीं आते थे, उनको 90,000 आपकी फेडरल गवर्नमेंट की गाड़ियां सड़कों पे भागती नजर नहीं आती। उनको गरीब नजर आता है, कहता है इनसे पैसे लो, पेट्रोल महंगा करो, इनको मारो ताकि इनकी सोचें सलब हो जाए, बेगैरत हो जाए, हमें पैसे दो। ये IMF को लिए कर रहे हैं सारा कुछ। तो सर हम काम कभी नहीं करेंगे, हम हमेशा IMF के सामने ही बैठे रहेंगे। नहीं, आपके वक्त मैंने आपको बताया था 2 ग्रुपों की लड़ाई है। एक CPEC का ग्रुप है, एक IMF का ग्रुप है। ये 2 ग्रुपों की लड़ाई है आपकी। आप तो उसमें है ही नहीं, आप उसमें सिर्फ मार खाएंगे। आपका काम है सर उठा के बात ना किया करें आप। उसकी वजह यह है कि आप बात करते हैं, ये भी उनको चुभती है, ये भी चुभती है उनको। आप बात करते हैं क्योंकि वो तो चाहते हैं बात भी ना करें आप, और यही हो रहा है इस वक्त, यही हो रहा है। देखें आरजू, मुझे इसमें कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही है। जो कुछ भी है, केयर टेकर गवर्नमेंट बनी है, करप्ट है वो भी सारे आधे पिछाधे, और लोअर क्लास टैलेंट है उनके अंदर। मैं जो कहता था टेक्नोक्रेट, उस स्टाइल के टेक्नोक्रेट नहीं है ये। और दूसरा, इसके पीछे जिस तरह हर ताकतवर आदमी क्या करता है, वो कमजोर लोगों को आगे लेके आता है, जो यस मैन। जिस तरह इमरान खान साहब थे, वो कहते थे बनीगाला से मैं रिमोट कंट्रोल पे चलाऊं पाकिस्तान सारा। उन्होंने जिस तरह आप देख लें, जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर पिक करते थे, आज भी किसी ने जो बाप पार्टी में सारे जो रिमोट कंट्रोल रखे हैं सारे, लेकिन आप देखें इसमें क्या होता है, क्या डिलीवर कर पाते हैं। लेकिन डिलीवर, जो मेरी एक नाकस राय, मैं अब स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जब तक एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग पे तवज्जो दी जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर पे तवज्जो नहीं दी जाएगी, करप्शन के ऊपर क्रॉस द बोर्ड जब तक सजा नहीं दी जाएगी, आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, तरक्की तो बहुत दूर की बात। और मैं बताना चाहता हूं आज आखिर पे एक बात फिर ये कहना चाहूंगा, बॉर्डर की दूसरी तरफ मॉडल मौजूद है, मॉडल मौजूद है, नेशनलिज्म का मॉडल मौजूद है, करप्शन को डील करने का मॉडल मौजूद है, और बाहर से इंपोर्ट बढ़ाने का, एक्सपोर्ट बढ़ाने का मॉडल भी मौजूद है, फॉरेन पॉलिसी का मॉडल भी मौजूद है। लेकिन वहां बात करें तो आप नफरतों में बहुत आगे जा चुके हैं, पता नहीं क्या बात है। मैं हमेशा ये कहता हूं, कभी नफरत में इतना आगे ना जाओ कि आपकी सोचने की सलाहियत खत्म हो जाए, और आपके साथ यही हो रहा है। मगर सर ये पूरे साल के लिए आ गए हैं, इन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि कोई इलेक्शन नहीं हो रहे। आरज़ू नहीं, ये आप साल की बात नहीं, आप साल की बात कर रही हैं। पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ इज अ लैंड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। पता नहीं ये साल आए, 2 साल आए, 3 साल आए, हो सकता है कल ही खत्म हो जाए। ये क्या है?
मुझे किसी को एतजाज आसन साहब ने कहा था पाकिस्तान में सिर्फ माजी को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये वो मुल्क है, कल मैं बता रहा हूं बात, मुझे मुबारकें आ रही थी कैबिनेट कई, आज आपने भेजी, आज सुबह से कई लोग परेशान, जारो को तार रो रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबल, कहा ही नहीं कहां से नाम आ गए, इनको पता ही नहीं। कई लोगों को ऐसे ऐसे लोग जिनके नाम आए उनके घर वाले नहीं, उनके रिश्तेदार पूरे तरीके से नहीं जानते, हैरान है वो यार ये हमारा पप्पू भी कहते मिनिस्टर बन गया, वो यार ये तो इसको तो इसमें तो किराने वाला सिगरेट उधारे नहीं देता था ये गली के चौक में, वो मिनिस्टर बन गया आज। देखिए चले पाकिस्तान में बताया यहाँ पे आप सर, इन्होंने आते के साथ ही मशाल मलिक जो यासीन मलिक की वाइफ है उनको जी बना दिया पीएम का जो है वो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर और ह्यूमन राइट्स के लिए, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि जी ये जाएंगी यूनाइटेड नेशन में, हर जगह जाके ये कश्मीर के लिए बात करेंगे। सर, एक पहले ही कंट्रोवर्शियल शख्स है जिसने सब कुछ मान रखा है कि हाँ टेररिज्म भी की है, मर्डर्स भी किए हैं, सब कुछ, उसके बाद इतना केस चल रहा है, या हम हर एक को शेल्टर देना क्यों शुरू कर देते हैं, चाहे हाफिज सईद हो चाहे यासीन मलिक। बस फिर सियाने है ना ये, जब अक्लमंद इतने ज्यादा लोग इंटेलिजेंट होंगे तो फिर वो दुनिया को देखिए इस तरह की चीजें करेंगे, तभी हालात इनके फॉरेन पॉलिसी बनेगी, इसी तरीके से हालात पड़ोसियों से ठीक होंगे। मैं मेरे जैसे लोग तो फिर आपको पता है जख्मों पे ये नमक छिड़कते हैं, क्या करें। लेकिन आरजू मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, बल्कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट देकर आपको मैं मजे की बात, अब मैं कंपैरिजन थोड़ा सा बताता हूँ। हमारे अमीरुल मोमिनीन ने 18 ट्रिलियन कर्जे लिए थे, डेट बढ़ाया था 18 ट्रिलियन का 3.5 साल में। ये हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट, जो पिछली गवर्नमेंट थी जो शहबाज शरीफ, उन्होंने 18 ट्रिलियन 1.5 साल में कर दिया। ये हो सकता है 2 महीने में 18 ट्रिलियन कर दें। तो आप तो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं अपने करप्शन के और बदनसीबी के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं आप। देखें क्या हो सकता है। सर, एक साहब आज कह रहे थे कि अगर जो जहां से भी ये लोन लेते हैं अगर वो इनको पाक रुपीज में लोन दें तो फिर वो पैसा बाहर नहीं जाएगा, वो इधर ही आज मैं उसके हवाले से एक बात करना चाहूंगा कि अर्जेंटीना एक मुल्क है, उन्होंने उसको कहते हैं डॉलराइजेशन शुरू कर दी। वहां पे मैं आज उनका देख रहा था, लोकल करेंसी उनकी 305 के करीब थी एक डॉलर। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि लोगों को शौक है डॉलरों का, डॉलर खरीद के घरों में रखते हैं। उन्होंने कहा हम लोग, वो जो नया आ रहा है कैंडिडेट अगला उनका सदर बन रहा है, उसने कहा कि हम लोकल करेंसी को डॉलर ही बना दें। और आज बड़ा अच्छा आर्टिकल था, बीबीसी वालों ने लिखा था कि क्या ये पाकिस्तान का हल भी डॉलराइजेशन है, कि डॉलर को लोकल करेंसी बना दिया जाए। तो देखें पाकिस्तान का हल तो खैर कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान का हल तो नेशनलिज्म, खौफ खुदा, ईमान होना, ये चीजें ये हैं जो कि आपके अंदर मुझे नजर नहीं आ रही। लेकिन ये कि अब देखें काश एक पाकिस्तान के बारे में सोचे कि हम कहाँ जा रहे हैं और ये ब्लीडिंग किस तरह रुकेगी और कौन रोकेगा, अभी तक मुझे नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अब ये केयर टेकर गवर्नमेंट आ तो गई है, लेकिन आपकी तरह किसी को भी इससे कोई उम्मीद नहीं है। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सर।